पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर हमलावर है। आज सुबह एक घटना हुई, एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। उसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से पूरे दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही, उसको लेकर अमित शाह को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के टाइम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लगातार घेरने की कोशिश की थी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि ये चुनावी मुद्दा है। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के नेता आ रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हत्याएं नहीं रुक रही है। तो आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसमें जो आम आदमी पार्टी के नेता है कुलदीप कुमार, पूर्वी दिल्ली से आते हैं, कोंडली से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लोगों के लिए विपदा बन गई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त गई और सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही है। गाजीपुर इलाके में सोमवार यानी आज ही 5 बजे एक सड़क पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यहाँ केंद्र सरकार की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में मौजूदा सीएम जो रेखा गुप्ता है वो भी इस घटना पे पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए, यानी कहा जाए कि दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी भी लगातार पंजाब का ब्यौरा दे रही है कि पंजाब में किस तरीके से उड़ता पंजाब डूबता पंजाब होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि पंजाब में जिस तरीके से लगातार युवा नशा के गिरोह के शिकार हो गए हैं, नशाओं के चंगुल में फंस गए हैं, वो कहीं ना कहीं भगवंत मान की सरकार को साफ दर्शाता है कि वो लगातार इसमें जो कार्रवाई करने में है वो सक्षम नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है दिल्ली से कि वोट कटवाने की राजनीति अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसमें वोट कटवाने की राजनीति को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी से कड़े सवाल पूछे हैं। तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव हुए वो कहीं ना कहीं बीजेपी वोट कटवा कर अपना सत्ता हथिया ली है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार संसद में हंगामा हो रहा है। संसद अब 2 अप्रैल तक चलना है। ऐसे में अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव के समय ये सवाल उठाती रही है कि अलग अलग विधानसभाओं में 6 से 7% वोट कटवा दिए गए। इसी को लेकर संसद में पूरा हंगामा हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आगामी विधानसभा बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए अब वोट कटवाना शुरू कर दिया है। क्या केंद्र सरकार के कंट्रोल में चुनाव आयोग है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी को घेरने की। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उन्होंने साफ मांग किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाए। आपको ये भी बता दें कि पिछले लोकसभा जब सत्र चल रहा था उसमें ही लोकसभा चुनाव के पहले ही महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। लेकिन जो उस आरक्षण का समय सीमा है वो आगे बढ़ा दिया कि कब लागू होना है। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर लगातार
केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आरक्षण की मुद्दे की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है दिल्ली में अब गर्मा सी गई है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से ही। दिल्ली में बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर जो है बड़ा आरोप लगाया, नीतीश कुमार के अफसर के ऊपर। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के जो अफसर है दीपक कुमार, आपको हम प्रेस रिलीज़ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में किस तरीके से जो नीतीश कुमार के चहेते प्यारे प्रधान सचिव है दीपक कुमार, यानी वो लगातार इस पे बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बिना कैबिनेट की बैठक के ही 25 करोड़ रुपए जो है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा कर दी। इसको किसको लाभ पहुंचा रहे? लगातार दीपक कुमार के बहनोई आनंद किशोर को जो है घेरने की भी कोशिश की कि आनंद किशोर भी मेघा घोटाले में आरोपी है। लगातार आरजेडी इसको लेकर मुखर से बोलती रही है। इस प्रेस वार्ता में जो दिल्ली में प्रेस वार्ता की राजद सांसद सुधाकर सिंह ने, उसमें क्या कहा है उन्होंने मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के बारे में खुलासा किया गया था कि कैसे इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा को बिहार सरकार के बजट संबंधित जानकारी अवैध रूप से मुहैया कराई गई थी। इस बार बजट में 25 करोड़ रुपए के बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करके जो है लाभ पहुंचाई गई। इस मामले को जो है गंभीरता को देखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि विभागों की जानकारी से बातचीत जिसमें कुछ नई बातें सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आनंद किशोर बतौर वित्त विभाग के प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया को अपने आप संदेहास्पद है, जिस पर जो वो लगातार इस पर वो कही है। और साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी लेटर लिखने की बात कही है कि कैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी को हमने पत्र लिखा मेल के माध्यम से। और साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि दीपक कुमार और आनंद किशोर पहले से प्लानिंग करके अपनी बेटी व भतीजी ईशा वर्मा को लाभ पहुंचाने की नीयत से एक सुनियोजित साजिश के तहत राज्य के लोगों का लाखों रुपया खर्च करके 5 स्टार होटल ताज में कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अलग विभागों के प्रधान सचिव और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के मौजूदगी में आनंद किशोर ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस सेल बनाने के लिए बिहार सरकार से अनुमति ली जाएगी। मगर इसके कुछ ही दिन बाद बिहार सरकार के बिना किसी अनुमति और स्वीकृति के इस बार बजट के इस सेल के गठन के लिए 25 करोड़ रुपए की आवंटन की घोषणा की, जिसका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा की कंपनी बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड को देने की योजना बनाई गई। तो जाहिर सी बात है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह लगातार जो है नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से एक फंड बनाई गई। उसके बाद से दीपक कुमार जो है नीतीश कुमार के चहेते प्रधान सचिव है, उनके बेटी को जो फाउंडेशन के लिए जो है 25 करोड़ रुपए जो है अलॉट कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आनंद किशोर और दीपक कुमार अपने गलत तरीके से बिहार सरकार का वित्त सचिव नियुक्त करवाया और अपनी बेटी को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार के वित्त विभाग के क्लाइमेट फाइनेंस सेल का गठन करवाया। तो लगातार वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी नेता शपथ लेते हैं कि हम अपने सगे संबंधी को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने दीपक कुमार जो अपने बहनोई और अपनी बेटी के नाम से फाउंडेशन बना के 25 करोड़ रुपए जो है उसमें पास कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नई जानकारी को भी सीएजी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के लोकपाल और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेज में भेज रहे हैं।
मतलब वो लगातार कह रहे हैं कि सीएजी को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं, भारत के लोकपाल और भारत सरकार के डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांसेज को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लगातार जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में इसको लेकर जाएंगे और कैसे नीतीश कुमार ने इसको एक बिना बिना कुछ किए ही, बिना कुछ कैबिनेट की बैठक किए ही 25 करोड़ रुपए कैसे पास कर लिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति बिहार में गरमाने वाली है। तो लगातार आरजेडी जो है इसको लेकर जो है नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं लगातार जो है घेरने की कोशिश भी कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।